हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वियोजन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापन हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहें वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इन अभिक्रियाओं में
अभिकारकों के इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले से बने बंध टूट जाते हैं। पहले से बने बंध टूट जाते हैं तथा कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। पहले बंध इन अभिकारकों के टूट जाते हैं और जब अभिक्रिया होती है तब कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे ए बी, ये कोई यौगिक है या अभिकारक है। तो इसमें से जो क्रियाशील तत्व होगा वो सी कोई दूसरा यौगिक है, ये कोई दूसरा यौगिक है। तो इसमें जो क्रियाशील तत्व होगा वो इस यौगिक के कम क्रियाशील तत्व या परमाणु के समूह को विस्थापित कर देगा और नए बंधों का निर्माण करके एक दूसरा यौगिक बनाएगा जिसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण की बात करें, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन कॉपर सल्फेट क्या है, आयरन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब इसे डुबाया जाता है तो आयरन सल्फेट FeSO4 आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और साथ ही कॉपर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में आयरन जो है वो कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया, किससे, कॉपर सल्फेट से, और नया बंध बनाकर आयरन सल्फेट एक नया उत्पाद बनाया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। कॉपर सल्फेट इसमें जब जिंक से क्रिया कराया जाता है, इसमें जिंक से जब क्रिया कराया जाता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में भी CuSO4 में जो कम क्रियाशील तत्व कॉपर है वो विस्थापित हो गया, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। यहाँ पर जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, यह है इस यौगिक से कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया। यह किस रंग का होता है, नीला रंग का, कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। जब यह
जिंक धातु से विस्थापित होता है, तब जब नया उत्पाद Zn जिंक सल्फेट बनता है तो इसमें से नीला रंग जो होता है वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। नीला रंग गायब हो जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। लेड को जब कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो लेड क्लोराइड प्राप्त होता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसमें भी जो लेड है वो कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर देगा और लेड क्लोराइड बनाएगा। अब हम बात करते हैं तत्वों का क्रियाशीलता। तत्वों की क्रियाशीलता, कौन सा तत्व किस तत्व से अधिक क्रियाशील है? पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। कहा जाता है सोडियम यह पोटेशियम से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है कैल्शियम यह सोडियम से कम क्रियाशील तत्व है और पोटेशियम से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है मैग्नीशियम यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तीनों से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है एल्यूमिनियम यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है जिंक यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील तत्व है। यानी किसी भी अभिक्रिया में अगर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है तो वह जिंक धातु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक धातु से इनकी क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। फिर आता है आयरन यह जिंक से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है लेड यह आयरन से, जिंक से, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम से कम क्रियाशील तत्व है। फिर है हाइड्रोजन यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है कॉपर यह भी इन सभी से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है पारा यह भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर से कम क्रियाशील तत्व है। फिर आता है Ag सिल्वर यह भी कम क्रियाशील तत्व है। और सबसे लास्ट में आता है Au गोल्ड यह भी कम क्रियाशील तत्व है। तो ये तत्वों की क्रियाशीलता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तत्वों की क्रियाशीलता में ऊपर वाला जो तत्व है वो नीचे वाले तत्व को किसी भी अभिक्रिया में विस्थापित कर देगा, क्योंकि ऊपर वाले तत्व की क्रियाशीलता अधिक है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम पोटेशियम की क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम जो है वो कॉपर से क्रियाशीलता देखिए
पोटेशियम जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा? पोटेशियम जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, ZnSO4 ले लीजिए। जिंक सल्फेट, इसमें जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्या है? जिंक से, देखिए जिंक से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा? जिंक को विस्थापित कर देगा और MgSO4 का निर्माण करेगा। और जिंक को विस्थापित कर देगा। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सोडियम सल्फेट के विलयन में सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो बेरियम सल्फेट के साथ 2NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट की जब
बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। द्विविस्थापन की परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। एक बार इस अभिकारक में आयन का विस्थापन होगा, एक बार इस अभिकारक में आयन का विस्थापन होगा। इस यौगिक में देखिए सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम आयन है, इसमें सोडियम आयन है। बेरियम क्लोराइड, इसमें क्लोरीन आयन है, इसमें क्लोरीन आयन है। इन दोनों आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सोडियम सल्फेट से सल्फेट का विस्थापन बेरियम के साथ हो गया और बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन का विस्थापन सोडियम के साथ हो गया, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण की बात करते हैं, अन्य उदाहरण की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर का OH हाइड्रोक्साइड के साथ विस्थापन हुआ और सल्फेट का सोडियम के साथ विस्थापन हुआ, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड को जब AgNO3 के साथ क्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे भी पोटेशियम का नाइट्रेट के साथ विस्थापन हुआ और सिल्वर का क्लोरीन के साथ विस्थापन हुआ, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनमें भी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। देख लीजिए पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है क्लोरीन से, तो पोटेशियम का नाइट्रेट के साथ में विस्थापन हुआ और क्लोरीन का सिल्वर का क्लोरीन के साथ में विस्थापन हुआ, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में
जिस अभिक्रिया में जल में अविलेय लवण यानी अवक्षेप प्राप्त होते हैं वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जिस अभिक्रिया में जल में अविलेय लवण अवक्षेपण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ जब होती है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। साथ ही सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट एक श्वेत रंग का होता है। बेरियम सल्फेट एक श्वेत रंग का पदार्थ है जो जल में अविलेय है। बेरियम सल्फेट जो है ये श्वेत रंग का पदार्थ है। यह जल में घुलता नहीं है, जल में मिलता नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें जल में अविलेय लवण प्राप्त होता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है एक अवक्षेपण है जो कि जल में अविलेय है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमको बताएं, हम आपका डाउट दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।